हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर दोबारा बनाना पड़ रहा है यार। क्लास वाला लेक्चर में वॉइस ही गायब हो गया, पूरा लेक्चर बेटा खराब हो गया, तो ये लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझको। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को बेटा यहां पर सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कंडक्शन का बेटा मतलब होता है फ्लो ऑफ करंट, और इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब है इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ आयन। ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन? फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन with the help of iron। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया CnACl, उसको पानी में डाल दिया, तो यहां पर पानी ने क्या किया, दोनों आयनों को अलग अलग किया, और ये आयन जो है वो रेंडमली माइग्रेट कर रहे हैं। तो आयनों के फ्लो के कारण जो करंट है उसे हम लोग कहना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग को कुछ टर्म्स है जो हम लोग को पढ़ने हैं, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। तो इन कुछ टर्म्स को हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहला टर्म हमारे पास बच्चों है रेजिस्टेंस। इसे कैपिटल R से डिनोट करेंगे, और आपको मालूम होना चाहिए रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो करंट के फ्लो में अवरोध उत्पन्न करे, हम लोग उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। सुनना बेटा, जैसे मान लो हमारे पास ये एक सेल है, ठीक, इसमें हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया, पानी में घोलकर किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाला, यहां पर दो इलेक्ट्रोड डाले, कैथोड और एनोड। ठीक, इन इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए L है। ठीक, अच्छा सुनना, सबसे पहली बात है रेजिस्टेंस क्या होता है। वेरी सिंपल, जब आयन इसमें मूव करेंगे तो इन आयनों के माइग्रेशन में जो जो चीजें अवरोध पैदा करेंगी, हम हर उस चीज को कहेंगे रेजिस्टेंस। जैसे आयन आयन के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन, वो भी उनके फ्लो में अवरोध उत्पन्न करेगा, यस, वो रेजिस्टेंस बनाएगा। सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन, बोले तो विस्कोसिटी, जितनी ज्यादा होगी सॉल्वेंट की आयनों के फ्लो में उतनी प्रॉब्लम आएगी, यस, वो भी रेजिस्टेंस बनाएगा। आयन और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जितना ज्यादा होगा आयनों का सॉल्वेशन उतना ज्यादा हो जाएगा, उनका साइज उतना ज्यादा हो जाएगा, उनके फ्लो में उतनी प्रॉब्लम आएगी, यस, ये भी क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, यहां पे रेजिस्टेंस होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। जैसे आयन आयन इंटरेक्शन, जैसे आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और जैसे सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बोले तो विस्कोसिटी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस बनाती हैं। ओके, अब सवाल बच्चों ये उठ रहा है कि रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एक नॉर्मल सा फार्मूला है जो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं,
आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, राइट। जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में फार्मूला R बराबर रो L अपॉन A, ठीक है। इसमें R को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, मालूम ही है। रो क्या होता है? रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड जो शब्द है वो रेसिस्टिविटी है। तो आज के बाद मैं जब भी बोलूंगा रेसिस्टिविटी ही बोलूंगा। एल का बच्चों मतलब समझ गए हो, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। और ए का बच्चों मतलब होता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, राइट। अच्छा, दूसरी बात बच्चों ध्यान देंगे, यूनिट के ऊपर ध्यान देंगे। हम लोग जो कुछ भी लेके चलेंगे वो सीजीएस सिस्टम में लेकर चलेंगे। मतलब जैसे आपको मालूम है आर का जो यूनिट होता है इट इज ओ। इसे सिंबल के रूप में भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं और इसकी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं OHM। बात करें रो का यूनिट क्या होगा? लेंथ का सेंटीमीटर, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर चला गया तो रो का बच्चों यूनिट आ गया, इट इज ओम सेंटीमीटर। क्लियर? तो यूनिट पर विशेष ध्यान रखिएगा, आर का यूनिट ओम है और रो का यूनिट है ओम सेंटीमीटर। दिस इज अबाउट द रेजिस्टेंस। डिफरेंट टाइप्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेजिस्टेंस बनाता है, जिसको कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला रो L अपॉन A। L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, और A क्या है? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा, अब पहला टर्म आपने समझा रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टर्म्स की। दूसरा बच्चों टर्म है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को C से डिनोट करेंगे या एनसीईआरटी ने इसको G से डिनोट किया है, मैं लेकिन C से डिनोट करके चलूंगा। कंडक्टेंस का मतलब ही होता है फ्लो ऑफ करंट, और फ्लो ऑफ करंट जो होगा जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस के इनवर्सली होगा, तो इट इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब आप C बराबर लिख सकते हैं 1/R, राइट। अगेन हम लोग बात करेंगे यूनिट की। R का यूनिट अगर ओम है तो कंडक्टेंस का यूनिट होगा ओम इनवर्स, या स्पेलिंग की बात करें तो ओम की स्पेलिंग है OHM, उसको उल्टा कर दो मोह, MHO, या इसी को बच्चों हम लोग साइमन भी बोलते हैं और कैपिटल S से डिनोट करते हैं, ठीक। सुनना, जिस प्रकार से रेजिस्टेंस का रिवर्स कंडक्टेंस होता है उसी प्रकार से रेजिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी होता है। इसे आप लोग रो पढ़ते हो रेसिस्टिविटी, इसे हम लोग पढ़ते हैं कप्पा। कप्पा का मतलब होता है कंडक्टिविटी। बात करेंगे बच्चों यहां पर यूनिट की, सुनिए। रो का यूनिट अभी अभी आपने देखा था इट इज ओम सेंटीमीटर, तो कप्पा का यूनिट होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स की जगह साइमन लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान रखिएगा, कप्पा को हम लोग कहेंगे कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ज्यादा पॉपुलर क्या होगा? कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहां से आपने पढ़ा अबाउट द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी।
रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस एंड रिवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ो। अब यहां पे जरा हम लोग देखेंगे यूजिंग R बराबर रो L अपॉन ए। ठीक, हम लोग R की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सी, रो की जगह पर 1 अपॉन कप्पा L अपॉन ए। कप्पा को इधर ले जाइए, सी को इधर ले जाइए, तो यहां से कप्पा बराबर आ गया सी L अपॉन ए। एक ये रिलेशन भी ध्यान रखिएगा बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। अभी तक L को मैं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड बोल रहा था और A को मैं एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बोल रहा था। अब एक नया शब्द आपके सामने आ रहा है, दैट इज L अपॉन ए। इसे बच्चों हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा, सेल कांस्टेंट। और एनसीईआरटी में इसको G स्टार से डिनोट किया गया है। ये कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल फिक्स कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोलाइट आप कोई भी भरिए, NaCl भरिए या KCl भरिए या CuSO4 भरिए, L अपॉन ए की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ओके बच्चों, तो ध्यान रखेंगे आपके सामने 4 चीजें आ चुकी हैं। R बराबर रो L अपॉन ए एक फार्मूला, कप्पा बराबर सी L अपॉन ए दूसरा फार्मूला, रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस एंड रिवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। ये 4 चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। क्लियर? इन 4 टर्म्स को पढ़ने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने 5वें टर्म्स की तरफ, बोले तो मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है? हाँ बच्चों, यहां पे यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट याद नहीं करनी है आपको ना। यूनिट तक पहुंचने में हम लोग को गिनती से 4-5 सेकंड लगेंगे। जैसे मान लो R का यूनिट मालूम है ओम होता है। अब रो का यूनिट अगर निकालना है तो R बराबर रो L अपॉन ए लिख दिया, तो यहां से रो का यूनिट आ गया ओम सेंटीमीटर। अब मान लीजिए आपको कप्पा का यूनिट लिखना है, कप्पा बराबर 1 अपॉन रो का यूनिट है ओम सेंटीमीटर, तो कप्पा का हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कोई भी यूनिट याद नहीं करनी है, फार्मूला लिखकर बना लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग जब भी चलेंगे सीजीएस में ही चलेंगे। ठीक है? अब इन 4 बातों को डिस्कस करने के बाद अब हटा देते से कोई काम नहीं है। हमारी अगली बेटा टर्मिनोलॉजी है मोलर कंडक्टिविटी। इसे हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। बच्चों ये उल्टा जो V बनाया है, पढ़ते बच्चों इसको लैम्डा ही है, पढ़ते इसको क्या लैम्डा ही है। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे, इट इज, साथ में लिखिएगा, इट इज कंडक्टिविटी ऑफ VMl solution in which 1 mole electrolyte is dissolved. What is molar conductivity? It is conductivity of VMl solution in which 1 mole electrolyte is dissolved. इधर देखिए, मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी ऑफ VMl सॉल्यूशन। ध्यान सुनना जरा। अब एक बात जरा ध्यान पे रखिए, ये V जो है ये सिंपल वॉल्यूम नहीं है कि आप इसकी यूनिट ml या सेंटीमीटर क्यूब रख दें, नहीं। ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है, अर्थात इसकी यूनिट होगी वॉल्यूम की यूनिट पर मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ V। अब अगर यहां से हम मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट निकालें तो कप्पा की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अभी थोड़ी देर पहले बताई थी
इसकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आ गई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? इट इज कंडक्टिविटी ऑफ VML सॉल्यूशन इन विच 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व। इसलिए इसका यूनिट सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, पर मोल भी लगाना पड़ेगा। इस V को और अच्छे से समझने के लिए आइए कुछ और करते हैं। जैसे माना से मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज M। हमने माना जिस बर्तन में आपने इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया है उसकी मोलैरिटी M है, मान लेते हैं। सुना बेटा, मोलैरिटी M का मतलब क्या हुआ? M मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है 1000 ml सॉल्यूशन में। मोलैरिटी आप पढ़ चुके हो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर या मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। मोलैरिटी क्या होता है? 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मोल डिसॉल्व होता है हम उसी को मोलैरिटी कहते हैं। तो यहां से ये क्लियर हुआ M मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन। बच्चों आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने 1 लीटर को ना लेकर 1000 ml में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। क्यों? क्योंकि 1000 ml बोलो या 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोलो एक ही बात है। हम लोग सीजीएस में लेके चलते हैं, इसलिए 1 लीटर ना लेकर 1000 सेंटीमीटर क्यूब लेकर चलेंगे। तो M मोल डिसॉल्व है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व होगा 1000 अपॉन M सेंटीमीटर क्यूब में। ये वो वॉल्यूम आया जिसमें 1 मोल डिसॉल्व है, तो यही वॉल्यूम बच्चों डिनोट करेगा V को। इसको बेटा V को, इस V को आप यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो मोलर कंडक्टिविटी और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन में रिलेशन आ जाएगा। देखिए बेटा, जैसे मैंने इसको यहां पे शिफ्ट किया तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर आ गया कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये रिलेशन है, ऑफ कोर्स याद ही होना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी बराबर कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। राइट बच्चों, तो आपने 5वीं टर्मिनोलॉजी को हमसे सीखा, मोलर कंडक्टिविटी। It is the conductivity of VML solution in which 1 mole solute is dissolved. V की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1000 अपॉन M। ओके बच्चों, लिख लेंगे इसको। वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा R बराबर रो L अपॉन ए, कप्पा बराबर C L अपॉन ए, C बराबर 1/R, कप्पा बराबर 1 रो, मोलर कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है, राइट। अब 6वीं टर्मिनोलॉजी है, जैसे आपने पढ़ा मोलर कंडक्टिविटी, ऐसे बेटा एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बिल्कुल फोटोकॉपी होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसे हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा EQ से। ठीक है, सुनना। जैसे मोलर कंडक्टिविटी थी
उस वॉल्यूम की जिसमें 1 मोल घुला था। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होती है उस वॉल्यूम की जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। इट इज conductivity of VML solution in which 1 ग्राम इक्विवेलेंट, चाहे 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोलो चाहे सिर्फ 1 इक्विवेलेंट बोलो, एक ही बात होती है, सॉल्यूट इज डिसॉल्व। मतलब अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊं तो लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू वी। ध्यान रखिएगा ये अगेन V सिर्फ वॉल्यूम नहीं है, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट। तो यहां से अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की हम यूनिट बनाएं तो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आएगा। जिस प्रकार से मोलर कंडक्टिविटी और मोलैरिटी में रिलेशन है, बिल्कुल वही रिलेशन होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और बच्चों नॉर्मेलिटी में। ये देखिए वहां पर m था, यहां पर बच्चों n होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में मोल चलता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में नॉर्मेलिटी चलती है, ग्राम इक्विवेलेंट चलता है। उसकी यूनिट में मोल इनवर्स आता है, इसकी यूनिट में इक्विवेलेंट इनवर्स आता है। ओके, आइए ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है हम इसके ऊपर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, आइए करते हैं। इसको मैं हटा दूंगा। एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या है साथ में लिखिएगा, थोड़ा बड़ा सवाल है। रेजिस्टेंस ऑफ ए resistance of a conductivity cell filled with 0.1 molar KCl solution is 100 ohm, is 100 ohm, full stop. If रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, बच्चों सेम सेल बोलने का मतलब एल अपॉन ए क्या हो गया, कांस्टेंट। सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोलर KCl solution is 520 ohm, then calculate conductivity बोले तो कप्पा and molar conductivity that is lambda m of 0.02 molar KCl solution, full stop. Given conductivity of
0.1 मोलर KCl solution is 1.29 साइमन पर मीटर। ठीक, सवाल जब आपने लिखा होगा आपकी कॉपी की 5-6 लाइनें भर गई होगी, बड़ा लेंदी सवाल आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बड़ा विश्वास मानिए सवाल में कोई दम नहीं। आपने जो फार्मूले मुझसे पढ़े हैं उन्हीं फार्मूलों का आपको इस्तेमाल करना है, राइट। जैसे इतना लेंदी क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़िए मत, इसको सिमुलाइज करिए। जब आप इसको सिमुलाइज करेंगे आपको खुद दिखाई पड़ने लगेगा कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, हमें कैसे आंसर निकालना है। जस्ट देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, जगह थोड़ी कम पड़ेगी हमारे पास। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl। हमारे पास KCl है 0.1 मोलर। अच्छा भाई, रेजिस्टेंस इसका दिया गया है 100 ओम। अच्छा भाई, ठीक है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोलर KCl। अब हमने क्या किया, इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 0.02 मोलर KCl भर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 520 ओम। देन कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। 0.1 मोलर KCl का कंडक्टिविटी आपको दिया है 1.29 साइमन पर मीटर। ये देखिए, हमने सवाल को इतने अच्छे से सिंबलाइज कर लिया है बेटा कि अगर ये सवाल अब हमारे सामने से हट जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, सुनिएगा मेरी बात। क्वेश्चन को करने से पहले हमने प्लान बनाया। सब देखें बेटा, R का इनवर्स कर दे तो इसका C आ गया। कप्पा बराबर CL/A। हमने यहां से L/A निकाल लिया। जो L/A इसका होगा वही L/A इसका होगा। अच्छा, कप्पा बराबर CL/A, C की जगह रख देना 1/R, L/A यहां से निकाल लिया, एक आंसर आ गया। इजी लगा कि नहीं लगा? मोलर कंडक्टिविटी बराबर कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। दैट्स इट। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम लोग हमेशा चलते हैं बच्चों CGS में। आपको देखिए एक चीज ऐसी दी गई है जिसमें SI का इस्तेमाल हो रहा है। आप सबसे पहले इसको CGS में बदल दीजिए। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 की पावर 2 आएगा, जो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसको बदल दीजिए। हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं और देखिए, क्वेश्चन को देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने इतना अच्छा लिख लिया है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखना बेटा, सबसे पहले यहां पे लगाएंगे कप्पा बराबर CL/A। कप्पा की जगह रख दीजिए 1.29 10 की पावर -2। C की जगह 1/R रख दीजिए। यहां से आपका L/A आ गया 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों क्या ये आपका आंसर है? नहीं, इसको तो हमने निकाला है अपने आंसर निकालने के लिए। अब आइए, हमें कप्पा निकालना था। कप्पा बराबर CL/A। C की जगह 1/R रख दिया और L/A की जगह 1.29 रख दिया। बच्चों इसको सॉल्व करिए। चूंकि मेरे पास ये NCERT का क्वेश्चन है, मेरे पास इसका आंसर है, तो
तो हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे आंसर लिख दे रहे हैं 2.48 इंटू 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये देखिए बच्चे, कितने आराम से हम लोगों ने अपना एक आंसर निकाल लिया। अब बच्चों हम लोग को निकालना है दूसरा आंसर, मैं यहां कर रहा हूं। मोलर कंडक्टिविटी बराबर कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कंडक्टिविटी आप निकाल चुके हैं 2.48 इंटू 10 की पावर -3। मोलैरिटी बच्चों दिया है 0.02। आप अगर देखें इससे ये कैंसल हो गया, तो मोलर कंडक्टिविटी आ गया 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये बेटा आपका दूसरा आंसर हो गया। ओके, तो बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, देखने में बड़ा लग रहा था। पहली इंफॉर्मेशन से आपको L/A निकालना था और फिर उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करके अपने आंसर निकाल लेते। राइट, नेक्स्ट आइए अपने इस टॉपिक को थोड़ा हम लोग आगे की तरफ लेके चलते हैं। इस एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आपने जो फार्मूले पढ़े हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है। अगला पॉइंट बच्चों है फ्रॉम एनसीईआरटी, मैं इसको हटाना चाहूंगा। अगला बच्चों पॉइंट है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अगर हम उस बर्तन में ऊपर से पानी डालें जिसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट को भरा हुआ है, तो आपने जो चीजें पढ़ी, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, आपने 6 चीजें पढ़ी। अगर हम इस बर्तन में ऊपर से पानी डालें तो इन 6 चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा, सुन लो। जब पानी डालेंगे तो ये सारी की सारी चीजें बढ़ने लगती हैं एक्सेप्ट रेसिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी, आर एंड कप्पा, जो पानी डालने पर बढ़ते नहीं बल्कि घटने लगते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिए, ऑल क्वांटिटी increases, ध्यान रखना बच्चों, except resistance and आ गया, except resistance and conductivity that is कप्पा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को ऊपर से डाइल्यूट करते हैं वाटर को ऐड करके, तो सारी क्वांटिटी बढ़ जाती है लेकिन रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी घट जाता है। रेजिस्टेंस घटने का एक सीधा सा उत्तर है बच्चों, जब आप पानी डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ गया, जब वॉल्यूम बढ़ गया तो आयन दूर दूर हो गए, दूर दूर होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो रेजिस्टेंस बच्चों कम होने का सीधा सा आंसर होता है डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ब्रैकेट में लिखिए, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयन इन वीक इलेक्ट्रोड, इसको लिखिए
बड़ा प्यारा पॉइंट है, नीट में आ चुका है बच्चों, और इसे इन्वर्टेड कॉमे में बंद कर दीजिए। देखिए देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में रेजिस्टेंस के घटने का या यूं बोलो कंडक्टेंस के बढ़ने का जो रीजन है वो अलग अलग है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब हम ऊपर से पानी डालते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, रेजिस्टेंस कम हुआ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो भी रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन दोनों के जो रीजन देते हैं हम लोग वो अलग अलग है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब पानी डालते हैं तो अकॉर्डिंग टू ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, जिससे नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं। नंबर ऑफ आयन बढ़े, कंडक्टेंस बढ़ा, कंडक्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस कम हो गई। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों पानी डालने पे आयनों की संख्या पे क्यों फर्क पड़ेगा? वो तो पहले से स्ट्रॉन्ग है, वो तो पहले से 100% टूट चुका है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रेजिस्टेंस घटने का रीजन आयनों का बढ़ना नहीं होता है, यहां पे रीजन होता है आयन दूर दूर हो जाएंगे, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो इस चीज को मैंने आपको समझाया, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक, अब बेटा हम लोग एक पॉइंट आगे की तरफ जाना चाहेंगे, इसको मैं हटाना चाहूंगा। अगला बच्चों पॉइंट है, एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है लेकिन नाम नहीं लिखा है। अगला पॉइंट है डिबाई हक्कल ओ सैगर इक्वेशन। डिबाई हक्कल ओ सैगर इक्वेशन जो होती है, इट इज वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है एट लो कंसंट्रेशन, और ये होता है लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी। ओके, इसमें मतलब मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आपको ये इक्वेशन याद करनी। यहां पे बच्चों जो लैम्डा एम है ये है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन C, और लैम्डा एम नॉट है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बच्चों एक बात बताओ, अभी 2 मिनट पहले आपने देखा था हम लोग जब पानी डालते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। आपने पानी डालते डालते उसको चरम सीमा इनफाइनाइट पे पहुंचा दिया, तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करती है, और उसी मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं लैम्डा एम नॉट। हाँ बेटा, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट करता है। ठीक है, सी कंसंट्रेशन है और बी बच्चों एक कांस्टेंट होता है, और सी क्या है? कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर इस डिबाई हक्कल ओसेगर इक्वेशन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, अगर इसमें हम एक ग्राफ प्लॉट करें लैम्डा एम और रूट सी के बीच में, तो इट इज y इक्वल टू माइनस का mx प्लस का c।
पॉजिटिव इंटरसेप्ट है विद नेगेटिव स्लोप। तो अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाना चाहूंगा, ठीक है। और ये जो आपने अगर लिख लिया हो लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम नॉट क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो जगह चाहिए है, मैं इसको हटाना चाहूंगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड अंडर रूट सी। आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, नेगेटिव स्लोप है, ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा आएगा। ये जो ग्राफ होता है बच्चों, ये लो कंसंट्रेशन तक ही फॉलो होता है। अगर एक निश्चित कंसंट्रेशन के हम आगे जाएं, उसको बढ़ा दें, देखना तो ग्राफ को जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक, लेकिन एक निश्चित कंसंट्रेशन के बाद डेविएशन आने लगता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये लो कंसंट्रेशन पर वैलिड होता है। अगर इस ग्राफ को आप पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये वाई एक्सिस को टच करता है और हमें इंटरसेप्ट मिलता है, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट किया है। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉलो नहीं करता। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। जैसे मान लो ये एसिटिक एसिड के लिए, अगर इसको पीछे की तरफ आप एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। कहने का मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ग्राफ जो होता है बच्चों वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। जब ये वाई एक्सिस को टच ही नहीं करेगा तो लैम्डा एम नॉट की वैल्यू हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते। इसीलिए मैंने पहले लिखवा दिया कि दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो भी लो कंसंट्रेशन पर, हाई पर वो भी फॉलो नहीं होगा। अच्छा, तो अब हमारे सामने सवाल ये आया कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट हम डिवाई हक्कल से नहीं निकाल सकते, हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? इसको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कोरोच लॉ। कौन सा लॉ? कोरोच लॉ। आप उसको कॉल राउच लॉ भी बोल सकते हैं। तो यस, हमारा अगला पॉइंट है कोरोच लॉ या कोल राउच लॉ। मैं इसको हटाना चाहूंगा। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आइए इसको हटा देते हैं और हम लोग चलते हैं एक नए टर्म्स की तरफ जिसका नाम है सुनो बच्चों, देखिए अगर H और L साइलेंट कर दिया तो कोरच लॉ, और अगर सिर्फ H को साइलेंट किया तो कोल राउच लॉ। जिसको जैसे पढ़ना हो वैसे पढ़े, ये अंग्रेजी है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कोरच लॉ भी पढ़ते हैं और कोल राउच लॉ भी इसको पढ़ते हैं। कोल राउच लॉ से हम कैसे निकालते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कोलराउच लॉ होता क्या है। देखिए कोरोच लॉ हमसे कहता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट is summation of
is summation of ionic conductivity of its ion, ध्यान दो बेटा। इसलिए मान लो, बाद में समझना उसको, हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट ये है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कैटायन क्या है? A प्लस है। एनायन क्या है? B माइनस है। इसका नंबर इसका चार्ज होता है, इसका नंबर इसका चार्ज होता है। कितने कैटायन है? M। कितने एनायन है? N। सुनना बेटा, तो कोरोचला आपसे कहता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, ऑफ कोर्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिख लेंगे वहां पर, मैं फिर से बता देता हूं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज समेशन ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, देखो बच्चों, तो इस इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा ये बराबर होगा, सुना बच्चों, आयनों की मोलर कंडक्टिविटी को हम आयनिक कंडक्टिविटी कहते हैं। शब्द बदल गया है, मतलब वही है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये भी है, और आयनिक कंडक्टिविटी भी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। आयनों की मोलर कंडक्टिविटी को हम आयनिक कंडक्टिविटी कह देते हैं, बस। सिंबल भी दोनों का सेम है। भाई यहां पे लैम्डा को उल्टा V बनाते हैं, और यहां पर जो लैम्डा होता है वो बिल्कुल वही होता है जो हम लोग बनाते आए। तो आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। अब बच्चों एक बात ध्यान रखिए, कितने कैटायन है? M। M से मल्टीप्लाई कर दो। यहां कितने एनायन है? N। तो N से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट इज समेशन ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयन। यहीं पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अगर मोलर कंडक्टिविटी निकाला है तो इनको जोड़ने से पहले नंबर से मल्टीप्लाई किया। अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जोड़ना तो अभी भी है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने से पहले इनके चार्जों से डिवाइड करेंगे। कैटायन में कैटायन के चार्ज से, एनायन में एनायन के चार्ज से। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, हम लोग आयनिक कंडक्टिविटी को तो जोड़ते हैं, जब मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ते हैं, और जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते हैं तो चार्ज से डिवाइड करने के बाद जोड़ते हैं। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ी है, इसके ऊपर एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया गया है और नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है। आइए एक सवाल करते हैं। आइए बच्चों एक सवाल करते हैं इसके ऊपर। तो कोरोचला कहता है किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज समेशन ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी। नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट lambda m naught and lambda eq naught for BaCl2 solution given ionic conductivity of Ba+2 is 120। आप देखिए यूनिट वही लिखी है जो मोलर कंडक्टिविटी की होती है।
and ionic conductivity of Cl minus is 100. ठीक, वेरी सिंपल। देखो बेटा, अगर आपको BaCl2 का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो आयनिक कंडक्टिविटी को जोड़ेंगे नंबर से मल्टीप्लाई करके। बेरियम का नंबर 1 है और Cl का नंबर है 2। वैल्यू रख दीजिए 1 इंटू 120 प्लस 2 इंटू 100, आंसर आएगा 320। एक आंसर आपका आ गया। ठीक, और अगर बच्चों आपको निकालना होता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अगर आपको निकालना होता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो जोड़ने से पहले 4 से क्या करते, डिवाइड। बेरियम का चार्ज होता है +2, क्लोराइड का होता है -1, तो 1/2 इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन प्लस 1/1 इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। बेरियम आयन दिया गया था आपको 120 और क्लोराइड आयन का दिया गया था 100। ऐड कर दो बच्चों, कितना आएगा, 160 आएगा। और इसकी यूनिट आप पढ़ ही चुके हो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये देखिए दोनों चीजें हो गई। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग ने कोरोचला पढ़ा कि कोरोचला क्या होता है, आयनिक कंडक्टिविटी क्या होता है, और उससे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब हमारा क्वेश्चन था वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाला जाता है। आइए उसको भी देखते हैं। पॉज करके लिख लीजिएगा। ऑनलाइन का बस यही फायदा है, कम ओवर का वीडियो बनता है, लेकिन आप लोग जब इसको पढ़ते होंगे तो आपका ओवर ज्यादा हो जाता होगा। ओके, क्योंकि आपको मैं लिखने के लिए ज्यादा समय नहीं देता हूं। आप पॉज करके जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका 1 घंटे का वीडियो 2 घंटे का ही होगा। यही बच्चों क्लास में होता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। कोरोचला का एप्लीकेशन क्या है? 2 एप्लीकेशन मुझे बताने हैं। पहला एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यही हमारा मेन क्वेश्चन था जिसके लिए हम लोग कोरोचला पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं। माना बेटा, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसीटेट का दिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ग्राफ की हेल्प से आ जाएगा। मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl का दे दिया, ग्राफ की हेल्प से आ जाएगा। मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl का दे दिया, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ग्राफ की हेल्प से आ जाएगा। और मैंने पूछा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। ऑफ कोर्स ये ग्राफ की हेल्प से नहीं आ पाएगा, इसी के लिए हमें कोरोचला को पढ़ना है। अब देखिए कैसे करें, सुनना बेटा। एक बात बताओ, इन दोनों आयनों की आयनिक कंडक्टिविटी को जोड़ दें तो इस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। बोले तो A, मतलब मैं A को लिख सकता हूं आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na+ आयन। दोनों का नंबर 1 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो। आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H+ प्लस
आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, और जिसकी निकालना है उसको भी लिख सकते हैं दिस प्लस दिस। अब देखो, हमें इन तीन इक्वेशन का इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि बराबर के राइट साइड पर सिर्फ ये दो आयन बचे और उन दो आयनों का समेशन इसकी वैल्यू को डिनोट करेगा। सोचो, अगर मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं तो मुझे एसीटेट आयन भी मिल गया, H प्लस आयन भी मिल गया, लेकिन दो अनवांटेड आयन भी मिल गए, Na प्लस और Cl माइनस, जिसे हमें हटाना है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर तीसरी वाली को हम माइनस कर दें तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। यही बच्चों होता है कोरोच लॉ की हेल्प से लैम्डा एम नॉट निकालना फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कितना आसान देखो हो गया, कितना आसान देखो हो गया। हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ना है और इक्वेशन 3 को घटाना है। आइए करिए। जब आप करेंगे तो A प्लस बी माइनस सी, और यही डिनोट करेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड। दिस इज योर आंसर। अभी फिलहाल मैंने आपको कंसेप्चुअली बताया कि आपने कैसे इसको सॉल्व किया। हमें एसीटेट चाहिए था, हमने A को ले लिया। हमें H प्लस चाहिए था, हमने B को ले लिया। लेने पर नुकसान ये हुआ, दो अनवांटेड आयन आ गए, उनको हटाने के लिए हमने तीसरे वाले को माइनस कर दिया। राइट बच्चों, ये बन गया। ओके, एक बार देख ले, वीडियो बन रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पता चले हम पढ़ाते जा रहे हैं, दोबारा भी खराब हो जाए, ठीक है भाई, चल तो रहा है। आइए आइए, ऑनलाइन के कारण तारों से घिर जाता है पूरा शरीर। अब देखो बेटा, जब एग्जाम में आपके सामने ये सवाल आएगा तो आप ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। लिख लिया होगा आप सब लोगों ने। अब समझिए शॉर्टकट तरीका क्या है, ऐसे मत करिएगा, थोड़ा समय बर्बाद होगा फर्जी में। हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। डायरेक्ट देखिए आंसर कैसा है, सुनना भाई। हमें अगर इसका लैम्डा एम नॉट निकालना है तो हमें एसीटेट आयन का आयनिक कंडक्टिविटी चाहिए और H प्लस आयन का आयनिक कंडक्टिविटी चाहिए। अब देखना, एसीटेट आयन जहां से मिल रहे हो उसको ले लो, प्लस H प्लस आयन जहां से मिल रहे हो उसको ले लो, दोनों को जोड़ दिया और जो तीसरा वाला बचे उसको माइनस कर दो, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। सवाल ये उठ रहा है, सर आपने टेक्निक कैसे बनाई? मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि जब आपने ए और बी को ऐड किया होगा तो दो अनवांटेड आयन आए होंगे, जिसको हटाने के लिए आपने तीसरे वाले को माइनस कर दिया होगा। ओके बच्चों, तो कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, आप क्या करेंगे, उसके कैटायनिक सोर्स को पकड़ेंगे प्लस उसके एनायनिक सोर्स को पकड़ेंगे और माइनस कर देंगे बचे हुए सॉल्ट को। आपका आंसर आपके सामने होगा। राइट, ये बच्चों कोरोच लॉ का पहला एप्लीकेशन था वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना। राइट, अब अगर हम बात करें, एक सवाल और करके दिखाएं आपको। मान लो ये लिख लिया आप लोगों ने, हम एक सवाल इस पे और बना के देते हैं, लिखना मत कॉपी पे, ऐसे बताओ। मैंने बोला NaCl का A है, KNO3 का B है, KCl का C है, और हमने पूछा NaNO3 का बताओ।
क्या मेरे स्टूडेंट बिना पेन चलाए बता सकते हैं? बिल्कुल। Na+ जहां से मिले उसको ले लो, NO3- जहां से मिले उसको ले लो, और जो बचे उसको माइनस कर दो। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, आइए तो पहला एप्लीकेशन आप लोगों ने खत्म कर लिया। हम लोग जा रहे हैं दूसरे और लास्ट एप्लीकेशन की तरफ। दूसरा एप्लीकेशन है बच्चों कोरचला का टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दैट इज अल्फा। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे निकालते हैं? हम डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बच्चों, अल्फा बराबर लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। डायरेक्ट बच्चों फार्मूला होता है अल्फा बराबर लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। इस तरीके से दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन एंड दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको निकालने का तरीका आपको मालूम है, आयनों की आयनिक कंडक्टिविटी को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है। इसकी वैल्यू यूजली दी जाती है, तो अल्फा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इसके ऊपर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी में फार्मूला बना के लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन के रूप में करा दे रहा हूं। क्वेश्चन है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन लैम्डा m एंड लैम्डा m नॉट फॉर फॉर्मिक एसिड। देखो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं फॉर्मिक एसिड 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा C∝² अपॉन 1 - अल्फा। ऑफ कोर्स हम लोग अल्फा को इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो आप अल्फा को इग्नोर कर दीजिएगा। हमने रिलेशन पूछा है तो अल्फा को इग्नोर मत करिए। अल्फा की जगह लिखा मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अल्फा की जगह मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट। सॉल्व करेंगे, ऊपर बच्चों ये आ गया, नीचे इसको उधर ले जाइए, आप देख सकते हैं एक इससे एक ये कैंसल हो जाएगा, तो आपने रिलेशन प्रूफ करके दिखाया C लैम्डा m² अपॉन लैम्डा m नॉट लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m। ये देखिए आपने रिलेशन प्रूफ किया, Ka बराबर क्या आ गया? C लैम्डा m² अपॉन लैम्डा m नॉट मल्टीपल में लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m। बच्चों वो कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला तो आपका ये होता है, बस आपने अल्फा की जगह पर लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट को सब्स्टिट्यूट किया है, तो आपका ये रिलेशन आ गया। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने सेकंड वाला जो पार्ट है वो खत्म कर लिया, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है वो खत्म कर लिया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज गैल्वेनिक सेल। आप लोग कुछ क्वेश्चन इसके लगा लीजिएगा, मेरे पास सीट है तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन, देख ले बेटा सीट है कि नहीं है। हाँ मेरे पास सीट है,
शीट आपको पीडीएफ फॉर्म में मिली जाएगी, आप क्वेश्चन लगाएंगे इसके, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ, 37, 41, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 41। नेक्स्ट 57, 64, 66, राइट। ये क्वेश्चन बच्चों आपको लगा के आने हैं, जो डाउट लगे मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं वीडियो सॉल्यूशन बना दूंगा। 81, अभी तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन हैं। 88, ठीक है, तो इतने क्वेश्चन बच्चों आपको लगा के आने हैं। आपका ये खत्म हो चुका है सेकंड वाला पार्ट। हम लोग कल बच्चों पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। ओके बेटा, थैंक यू। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, बने रहिए मेरे साथ।